साथियों नमस्कार। साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे सल्फर और जिंक सल्फेट के बारे में। बहुत सारे किसान भाई सल्फर और जिंक सल्फेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं। कुछ किसान भाइयों ने कमेंट भी किए हैं और कुछ किसान साथी इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित भी हैं कि सल्फर और जिंक सल्फेट को अगर हम एक साथ मिलाएं तो क्या इसके रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या जिंक सल्फेट और सल्फर को पहले पानी के साथ में लगाएं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, या अगर हम बिजाई के समय पर इसे लगा देते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, या दूसरे या तीसरे पानी के साथ में लगाना इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो में ये सारे पॉइंट समझते हैं कि सल्फर कौन से ग्रेड का अच्छा रहता है, दानेदार सल्फर ज़्यादा बेस्ट है या पिसा हुआ बारीक पाउडर में सल्फर आता है WDG 90% 80%, तो ये ज़्यादा बेटर है, या लिक्विड सल्फर ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर जिंक की बात करें तो पाउडर फॉर्म में जिंक आता है, चिलेटेड जिंक आता है, और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जिंक आता है, कौन सा बेस्ट है। और अगर सल्फर को जिंक के साथ मिलाना हो तो कौन सा साल्ट मिलाना ज़्यादा बेटर रहेगा जिसके रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छे मिल पाएंगे। साथियों आज की वीडियो में ये सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे और जानेंगे कि कौन से फॉर्मेट का जिंक सल्फेट और सल्फर बेस्ट रहेगा हमारी फसल के लिए, जिससे कि हमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिल सके। साथियों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सल्फर के बारे में। देखिए सल्फर का एक गुण है, अगर DAP के साथ में डाई अमोनियम फॉस्फेट के साथ में सल्फर को मिक्स कर दिया तो यहाँ पर हमारे जितने भी तत्व हैं वो सल्फेट वाले होंगे और वहाँ पर फॉस्फेट होगा। तो सल्फेट और फॉस्फेट आपस में रिएक्शन करके ना तो सल्फर का गुण मिलेगा हमें, ना ही फॉस्फेट का मिलेगा। इसलिए एक बात तो हमें अपने जहन से ही निकाल देनी चाहिए कि हमें बिजाई के समय पर सल्फर और DAP को मिलाकर अपने खेत में लगाना है या बिजाई करनी है। साथियों यहीं पर बात कर लेते हैं जिंक सल्फेट की। अगर सल्फेट जिंक सल्फेट को सल्फर के साथ मिलाकर हम बिजाई करना चाहते हैं DAP के साथ में तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि जिंक सल्फेट और सल्फर दोनों सल्फेट होते हैं, और अगर इनको हम DAP के साथ में फॉस्फेट के साथ में मिला देते हैं तो ये रिएक्शन करके हमारी मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं। साथियों दो तत्व या तीन तत्व अगर फिक्स होकर हमारी मिट्टी के अंदर रह गए तो उनमें से ना तो सल्फर काम करेगा, ना जिंक काम करेगा, ना DAP काम करेगा। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा बारीकी से कि इनमें से किस कमी की वजह से हमारे ये तत्व फिक्स हो जाते हैं। साथियों अगर इन्हें फिक्स होने के बावजूद हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, फिक्स होने के बाद रिजल्ट अच्छे आएंगे ही नहीं, फिर हम कहते हैं कि हमारा उत्पादन कम हुआ तो ये बीज की कमी है या कोई और कमी है। अगर बीज आपके सही हैं, नए बीज हैं, तो आपके कहीं ना कहीं खाद की जो प्रयोगात्मक विधि है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। साथियों यहाँ पर आपको कुछ अपने प्रोसीजर को बदलना होगा। सबसे मुख्य बात क्या है कि आपको जब भी बिजाई करोगे, बिजाई के समय पर फॉस्फेट के साथ सल्फेट कभी भी मिक्स नहीं करना है। और अगर बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हम सूखा ही तो मिक्स कर रहे हैं, तो सूखे में क्या दिक्कत है। सूखे में दिक्कत ये आती है कि जो भी DAP है आपकी मिट्टी में पड़ा रहता है और उसके साथ में जितने भी तत्व यहाँ पर सल्फर के यानी सल्फेट के और उसके साथ में जिंक सल्फेट के मिक्स होते हैं, वो सारे के सारे दाने आपस में रिएक्शन करके मिट्टी के साथ फिक्स हो जाते हैं। पानी लगने के समय पर अगर ऐसा हम कर देते हैं तो पानी के साथ में भी वो रिएक्ट करके पानी वहाँ पर फट जाता है और उसके साथ में ना वो पौधे को मिल पाता, और वो एक घुलनशील तत्वों में परिवर्तित होकर ना पौधे को मिलता है और ना ही हमारी मिट्टी में वो किसी भी उर्वरक का काम करता है। तो साथियों आप विशेषकर ध्यान रखो कि बिजाई के समय पर हमें कभी भी फॉस्फेट और सल्फेट को मिक्स करके नहीं लगाना है। दूसरा एक पॉइंट बताता हूँ, अहम पॉइंट, कि सल्फर को हमें कब लगाना चाहिए अपने खेत में। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे किसान भाई सल्फर का सही समय पूछना चाहते हैं। तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिस दिन मिट्टी में सल्फर को डालोगे उसके 20 दिन के बाद में दानेदार सल्फर 20 दिन के बाद में आपकी मिट्टी में असर छोड़ देगा। उसके बाद में वो पौधा उसे ग्रहण करता रहता है और पौधे को जितनी ज़रूरत होती है उसे ले लेता है। ठीक है, 20 दिन पहले। अब बहुत सारे किसान भाई कहेंगे 20 दिन पहले सल्फर कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए सल्फर को लगाने का एक प्रोसेस है। आप अपने खेत में ये नहीं कि हर फसल में बहुत ज़्यादा भर भर के सल्फर लगा रहे हो, आप अपने खेत में लगभग 10 किलोग्राम सल्फर को जो दानेदार होती है उसे अपने खेत में जब आखिरी जुताई करो उस समय पर बुरकाव कर दो। बुरकाव करके अपने खेत में लगा दो पानी।
पानी जैसे ही आप लगाओगे तो वो पानी के साथ में घुल के और आपकी मिट्टी में शिफ्ट होने लगेगा और सल्फर आपकी मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में लगभग 10 दिन के बाद 10 दिन के अंतराल पर आप वहां पर जिंक सल्फेट को अपने खेत में बुरकाव कर दोगे 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जिंक सल्फेट अगर आप बुरकाव कर रहे हो अपने खेत में तो वो लगभग 10 दिन के अंदर ही आपकी मिट्टी को पूरा असर दे देता है। ठीक है। और सल्फर और जिंक को दोनों को एक साथ मिलाकर भी अपने खेत में बुरकाव करके जुताई कर दोगे और पानी लगा दोगे तो भी वो असर एक साथ बढ़िया देते हैं। ठीक है। इस टाइप से तो लगा दिया हमने सल्फर और जिंक को। अब बात करते हैं कि डीएपी के साथ में ये रिएक्शन कैसे करते हैं। तो अगर हमने 20 दिन पहले सल्फर और जिंक को अपने खेत में लगा दिया है और 20 दिन के बाद में डीएपी को लगा रहे हैं तो सल्फर और जिंक शिफ्ट हो जाते हैं मिट्टी के अंदर। लेकिन डीएपी जब हम पहली बार में बिजाई करते हैं तो 20 दिन में क्या 30 दिन में भी जाके मिट्टी के अंदर शिफ्ट नहीं होती। उसका कुछ ही पार्टिकल मिट्टी के अंदर घुल पाता है और जब हम पानी लगाते हैं उस समय पर उस पानी के साथ में डीएपी का एक्सट्रैक्ट रहता है। और सल्फर और जिंक को जब हम मिक्स करके अपने खेत में पानी के साथ में लगाते हैं तो हम तो सोचते हैं कि हम पानी के साथ में जिंक और सल्फेट दे रहे हैं और डीएपी तो हमने 20 दिन 25 दिन या 1 महीने पहले बिजाई कर दी थी। तो पानी लगाते समय पानी फटने लगता है। आप ये चीज़ प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकल ही बता रहा हूँ क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। ठीक है। आप भी अपने खेतों में प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो पहले पानी के साथ में जब भी पहला पानी आप लगाओगे उस समय पर आप यहाँ पर जिंक और सल्फर का उपयोग ना करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि हमें जी 20 दिन पर ही पानी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे खेत में नमी कम है या पौधे में फुटाव कम आ रहा है। तो यहाँ पर आप 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम यूरिया खाद मिक्स करके एक स्प्रे दे दो प्रति एकड़ के हिसाब से। आपके खेत में 8 दिन सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रिलिंग आप यकीन करना कि पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आ गई है। जितने भी किसान भाइयों ने अपने गेहूं के खेतों में ह्यूमिक एसिड और यूरिया खाद का स्प्रे किया है वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे रिजल्ट आए हैं। और मैं बहुत जल्दी आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं कि 4 दिन के अंदर गेहूं के रंग रूप कैसे बदल गए हैं। ठीक है। और आप भी अपने खेतों में अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। आलू किसान भी यहाँ पर इस दवा का स्प्रे करके अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। तो साथियों इस टाइप से आप अपने खेत में जब पहली सिंचाई करेंगे वहां पर आप इन साल्टों का उपयोग नहीं करेंगे जहां तक जिंक और सल्फर का सवाल है। दूसरे पानी पर जब खेत में पीलापन आता है क्योंकि पहला पानी लगाने के बाद में हम खरपतवार की यहाँ पर स्प्रे करेंगे तो पत्तियों पर पीलापन आना स्वाभाविक है। तो पत्तियों पर जब हमें पीलापन दिखाई देता है तो दूसरे खाद के साथ में हम यहाँ पर जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं यूरिया खाद में। और यूरिया खाद में आप 35 किलो तो यूरिया खाद लेंगे और उसके साथ में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को मिक्स करके यूरिया खाद के साथ खेत में बुरकाव करके अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। और बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि दूसरे पानी के बाद में हम क्या कर सकते हैं, सल्फर को कब लगाना है। तो देखिए सल्फर लगाने का एक सबसे बढ़िया समय आता है जब हमारी बालियां गोब से थोड़ा सा नीचे होती हैं। जब हमें लगता है कि अब लगभग 20 से 25 दिन में या 30 दिन में बालियां निकलने वाली हैं। ठीक है। उस अवस्था में हमें सल्फर लेना है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और वो सल्फर हमारा WDG 90% है तो वो बहुत बढ़िया रहता है। कारण क्या है उसका कि WDG 90% को इतना घुलनशील बनाया गया है कि वो जब पौधे के पास में पहुंचता है मिट्टी के संपर्क में आता है तो वो बहुत तेजी से घुलता है। ठीक है। तेजी से काम करने के प्रक्रिया के तहत जैसे ही ये पौधे के पास पहुंचता है तो पौधा इसे तुरंत एब्जॉर्ब करता है और 2 से 3 दिन में सल्फर का रिजल्ट हमारे पौधे में आ जाता है। यहाँ पर हम पोटास 0050 के भी 2 पैकेट मिक्स कर लेते हैं सल्फर के साथ में। जब हम WDG 90% के 2 पैकेट के साथ 0050 2 पैकेट मिक्स कर लेते हैं और इसमें बोरोन भी 250 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक हम मिक्स कर सकते हैं बुरकाव के माध्यम से लगाने के लिए। तो इन तीनों साल्टों को हम मिक्स करके बहुत ना के समान यूरिया लेकर 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, जिससे कि बस इन साल्टों को बुरकाव किया जा सके। उसके बाद में जब हम चौथा पानी लगाते हैं साथियों क्या गजब के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं यहाँ पर कि हम उस समय पर ही सल्फर पोटास और बोरोन का उपयोग क्यों करें।
तो देखिए, बोरॉन और सल्फर पोटास का उपयोग उस समय पर करना इसलिए कारगर साबित होता है कि सल्फर हमारे दाने के अंदर बनने वाले जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें बहुत कारगर साबित होता है। जो हमारे गेहूं के दाने के अंदर तेल पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा होती है, उसे बढ़ाने का काम सल्फर करता है। दाने के अंदर चमक लाने का काम सल्फर करता है। और अगर वजन की जहां तक बात करें, दाने के भराव की बात करें, उसे पोटास बढ़ाने का काम करता है। दाने के अंदर वजन बढ़ाने का काम पोटास करता है। बोरॉन यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? जब हमारी बालियां गोब के बाहर निकलती हैं तो निकलते ही हमारी बालियों पर फूल बनने लगता है। और जो फूल होता है वो फूल जैसे ही फल में कन्वर्ट होने लगता है, यानी गेहूं के दाने में कन्वर्ट होता है, तो उस समय पर परागण की क्रिया होती है। उस परागण की क्रिया में बोरॉन बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अगर बोरॉन हमारे खेत में उस समय पर है तो वाकई में गजब का परागण होगा और गजब की बालियां निकलेंगी। चाहे गेहूं आपका पौधे में घना कम हो या बालियों में ताकत कम हो, लेकिन अगर आपने ये खाद उस समय पर दे दिया तो आपकी बालियां मोटी निकलेंगी, दाना भारी निकलेगा, वजनदार और चमकदार निकलेगा। ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं आपसे, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, चौथे पानी के साथ ये तत्व लगाने के बाद में पांचवा पानी आप अपनी बालियों पर समय के अनुसार और अपनी मिट्टी के देख रेख करने के बाद में लगाएं और अपनी फसल की अवस्था के अनुसार लगाएं। 5 पानी में आपकी फसल पक्के आपके घर आ जाएगी और गजब के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि जिंक सल्फेट और सल्फर को मिक्स करके लगाना है तो आप पलेवा करने के समय से पहले लगा दीजिए। और अगर आप डीएपी की बिजाई के साथ में जिंक और सल्फेट लगा रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जिंक और सल्फर को अगर आपने लगाना है तो आप दूसरे पानी के बाद में, जब हम खरपतवार की स्प्रे करते हैं उसके बाद में, जिंक सल्फेट को अपने खेत में दे दीजिए। और सल्फर का उपयोग आपने समथिंग 50 से 60 दिन के समय पर करना है, जबकि हमें लगता है कि अब हमारे खेत में फुटाव की स्थिति लगभग हो चुकी है। उस समय सल्फर, पोटास और बोरॉन तीनों साल्टों को मिलाकर अपने खेत में उपयोग करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हो। साथियों, ये था पूरा प्रोसीजर कि हमें ना तो स्प्रे करना है जिंक का, सल्फर का कहीं भी, बस ये दानेदार यूज़ करना है शुरुआती फेस में अगर हम बिजाई से पहले लगा रहे हैं। और अगर पाउडर लगाना है तो पाउडर को हमें चौथे पानी के साथ में लगाना होगा। और जिंक के पाउडर को अगर उपयोग करना है तो दूसरे पानी के बाद में, जब हम खरपतवार का स्प्रे कर दें और तीसरा पानी लगाने के लिए जा रहे हो, उस अवस्था में उपयोग करना चाहिए। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।